चुनावी समर को लेकर बीजेपी एक बार फिर से सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव और मिशन 2027 को लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महामंत्र को जमीन पर उतारने के लिए आज बीजेपी मुख्यालय में एक बेहद अहम बैठक हो रही है। बीजेपी यानी वो चुनावी मशीन जो कभी आराम नहीं करती। एक तरफ देश में सियासी समीकरण बदल रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी अपने अगले मोर्चे की घेराबंदी शुरू कर चुकी है। और यही वजह है कि दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य यूनिट के अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक की। और इस बैठक का एजेंडा साफ है, 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाला चुनाव, इसके अलावा 2027 का महासंग्राम। अगर इस बैठक की इंटेंसिटी को समझा जाए तो बीजेपी की नजरें अभी से ही 2027 के शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। और इसके लिए पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के जरिए अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से धार दे रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद के पाठ पढ़ाकर कार्यकर्ताओं की फौज को बूथ स्तर पर अजेय बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके अध्यक्ष बनने के बाद से राज्य के संगठन को मजबूत करने की ये उनकी पहली बड़ी कवायद है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि राज्यसभा में हर सीट पर जीत सुनिश्चित करनी चाहिए और 2027 के राज्यों के लिए अभी से जमीन भी तैयार करनी है। और हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ है। अक्षय, काफी लंबे समय से बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और 27 की तैयारी, इसको लेकर मंथन और क्या मंत्र दिया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, मैराथन बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि जल्दी ये बैठक खत्म हो जाएगी। बेसिकली 3 बजे से लेकर के 7 तक बैठक ये आहूत की गई है और नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और बैठक में तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। एक तो ये है कि बीजेपी अपना आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। 5 जून से लेकर 21 जून के बीच में 12 साल क्योंकि मोदी सरकार ने कंप्लीट किया है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन में काफी बदलाव हुए हैं और होने जा रहे हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रोग्राम के जरिए भी अपने आप को और पुख्ता मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। चुनावी राज्य 2027 में बहुत सारे हैं, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्य हैं। इन पर भी चर्चा की गई है और पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, संगठन में किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं, उसकी रूपरेखा तय की गई है। और क्योंकि 18 जून को निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव है, कल उसको लेकर के बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। सीईसी की बैठक में तमाम नामों का पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि उसकी घोषणा जल्दी ही बीजेपी कर देगी। कैसे राज्यसभा चुनाव, अक्षय थोड़ा सा अपडेट ये भी बताइए कि इसमें तमाम राज्यों के जो अध्यक्ष वो पहुंचे हैं, क्या संगठन महासचिव और संगठन लेवल के और कौन से बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं? अंजलि, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए हैं। कुछ राज्यों के लगभग 6-7 राज्यों के जो प्रभारी सचिव हैं वो बुलाए गए हैं। इसके अलावा संगठन जो महामंत्री हैं वो बैठक में शामिल हैं। साफ तौर पर है कि बीजेपी पूरी लूप कोर्स नहीं छोड़ना चाहती है। संगठन को किस तरह से मजबूत करना है और आपको ज्ञात होगा कि जल्द ही अब राष्ट्रीय टीम का गठन होना है और प्रदेशों में टीमों का गठन होगा, क्योंकि अधिकतर राज्यों में प्रदेश जो अध्यक्ष है वो बनाए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा होनी बाकी है। माना जा रहा है जल्द ही उसकी जो खानापूर्ति है वो कर ली जाएगी और निश्चित से राष्ट्रीय टीम और प्रदेशों की टीम का गठन कर निश्चित से आउटरीच प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मैराथन बैठक, इस पर नजर आप बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। सुबह से ही सीबीएसई के पोर्टल में दिक्कत जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू होना था सीबीएसई का पोर्टल, लेकिन सीबीएसई ने 2 बजे पोर्टल शुरू करने का दावा किया था। अभी तक वेरिफिकेशन पोर्टल शुरू ही नहीं हो पाया है। सीबीएसई के दावे के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हो पाया पोर्टल। ऐसे में छात्र परेशान हैं। 2 बार से अधिक समय को बढ़ाया गया, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से एक बार फिर से छात्रों को निराशा हाथ लगी है। इसके पहले 2 बार टाइमिंग बढ़ाई गई थी ताकि छात्रों को कोई दिक्कत न हो, लेकिन एक बार फिर से हुआ वही। सीबीएसई के दावों के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हो पाया ये पोर्टल और अभी तक वेरिफिकेशन पोर्टल शुरू ही नहीं हो पाया।
राजधानी दिल्ली से खबर जहां पर फायरिंग में एक घायल छात्र की मौत हो गई। इलाज के दौरान 17 साल के साई की मौत की खबर आ रही है। 17 साल के साई कुमार की फायरिंग में मौत हो गई। हत्या के मामले में आरोपी जय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा है। दरअसल फायरिंग में वो घायल हुआ था और इलाज के दौरान साई की मौत हो गई। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जय को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब परिवार वाले जय के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से साई के ऊपर फायरिंग की गई थी और जिसमें इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। हालांकि जय कुमार समेत पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी में आंगनबाड़ी और गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार में एक बड़ा घोटाला सामने आया। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर रतनपाल सिंह और एमएलसी जयपाल सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एमएलसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने से लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन नहीं बांटा गया। इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलसी ने नेफेड और आईसीडीएस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। 27 अरब 68 करोड़ 65 लाख 20 हजार रुपए का पोषाहार का टेंडर ब्लैक लिस्ट कंपनी जीवीएस फूड्स को देने का आरोप लगाया है और जानकारी के मुताबिक टेंडर अवार्ड होने के बाद 15 दिन के अंदर आंगनबाड़ी में आटा, बेसन, हलवा, आटा बेसन बर्फी, दलिया, मूंग, सोया, खिचड़ी पोषाहार के रूप में सप्लाई करना था। लेकिन अप्रैल और मई बीत जाने के बाद भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं मिला। इतना नहीं, बीजेपी एमएलसी ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान भी कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाया और यह भी कहा कि साल 2020 में जेवीएस फूड्स को गुणवत्ताहीन पोषाहार और कर अब वंचना से बचते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एक बार फिर से टेंडर दिया गया, इसको लेकर सवाल उठाया गया। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जेवीएस फूड्स कंपनी की शिकायत पहले भी की थी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत से गंभीर खिलवाड़ और इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंग ऑंग ह्वाइंग के साथ सार्थक बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। हम सम्मानित महसूस करते हैं कि उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। अपनी इस यात्रा की शुरुआत बोध गया से भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ की। हमने भारत म्यांमार संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट नीतियों के लिए म्यांमार बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की इंडो पैसिफिक नीतियों के लिए म्यांमार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा और कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरीबाजी नहीं चलेगी, ऐसी घटनाएं कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस केस में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। अब उसके अवैध घर पर भी बुलडोजर चलाने की पूरी कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर की है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में बने असद के घर के बाहर जिला प्रशासन नोटिस चिपकाकर उन्हें 15 दिन में कब्जा छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहा है। 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। दरअसल अब असद के घर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने असद के घर को सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताते हुए 15 दिन के अंदर इसे हटाने का आदेश दिया है। असद के परिवार को जारी नोटिस में कहा गया कि यदि 15 दिन के अंदर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद इस मामले में कार्रवाई करेगा। गाजियाबाद के डीएम रविंद्र मांदड़ ने सबसे पहले खोड़ा के इंस्टीट्यूटर सलीम के घर पहुंचे और वहां पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा जो भी यहाँ के माफिया और अपराधी हैं उन सभी के घरों का सत्यापन किया जाएगा। जो सरकारी जमीन पर बसे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। पहले क्या क्या अपराध यहाँ के अपराधियों द्वारा किए गए इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी।
जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज बिजनौर में सूर्या हत्याकांड का उल्लेख करते हुए सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी में बड़ी चूक है। सीएम ने कहा, सरकार की संवेदनाएं हमेशा सामान्य और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। आरोप है कि 28 मई बकरीद के दिन असद ने सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी। रविवार तड़के पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने मामले में साजिश रचने के आरोप में असद के पिता नवाब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में असद का पिता नवाब 45 साल का, 19 साल का फरहान और 19 साल का आतिफ शामिल है। तीनों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। इनके खिलाफ खोड़ा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। हत्याकांड का 5वां आरोपी अभी फरार है। हत्या के 5वें दिन भी खोड़ा में पुलिस फोर्स तैनात है। गाजियाबाद पुलिस खोड़ा में 3 दिन तक का विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाने की तैयारी में है। इसमें सभी 14 आरोपियों के घरों की तलाशी ली जाएगी। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बंट करके इनको इनके क्षेत्र बांट दिए गए। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। और इन सब के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सोमवार को सूर्या के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया, एक-एक कर सभी गुनहगारों से बदला लिया जाएगा। संगीत सोम ने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। संगीत सोम ने कहा कि खोड़ा में संदिग्ध लोगों की जांच कराई जाएगी। उनकी माताजी से बात हुई है, वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट हैं। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, हम लोग भी अपने पास से आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम परिवारों के साथ हैं। यहाँ से किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पलायन कराने की कोशिश कर रहे हैं, पलायन वो करेंगे। इनकी जांच करा के इन्हें बाहर निकाला जाएगा यहाँ से। और इन सब के बीच हिंदू संगठन इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जल्द से जल्द हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो बच्चे की माताजी हैं, उनका ये कहना है जो बाकी बच्चे हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा उनका ये कहना है जो भी ये 6-7 लोग थे, इनके परिवार जहां कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में, खोड़ा में या कहीं भी रहते हैं, इनके सबके घरों को बुलडोजर चलना चाहिए, इनके घरों से छत जानी चाहिए और ऐसा हादसा फिर ये ना करें, उसके लिए हमारी सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए। और साथ साथ जो उनकी माताजी हैं, विधवा है बेचारी, वो उनकी कोई नौकरी की व्यवस्था सरकार करे। कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा भाई है, वो अनफिट है फिजिकली, उसकी भी कोई न कोई व्यवस्था सरकार करे। सूर्या चौहान खोड़ा के नवनीत विहार में परिवार के साथ रहता था। पिता कौशलेंद्र की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई यश चौहान पर। यश मदर डेयरी में काम कर अपने घर का खर्च चलाते हैं। सूर्या के दोस्तों के मुताबिक बकरीद के दिन वो सूर्या के साथ घूम रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले असद का फोन आया। उसने सूर्या को गली नंबर 2 में केले के गोदाम के पास मिलने को बुलाया। सूर्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो असद ने पूछा कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने मना कर दिया और वापस जाने लगा
और इसके बाद उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। बाद में असद और उसके 4 साथियों ने सूर्या पर चाकू से हमला कर दिया। उसके पेट में कई बार चाकू मारे, जिसके बाद परिवार वालों को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में सूर्या के बड़े भाई यश चौहान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे नोएडा रेफर कर दिया और जहां पिछले शुक्रवार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पश्चिम बंगाल की सियासत और वहां की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो बड़े वादे किए थे, उसे शुभेंदु अधिकारी की सरकार महज 1 महीने के भीतर सच करके दिखाया है। आज 1 जून से पूरे बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर पूरी तरीके से मुफ्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के महज 1 महीने के भीतर ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अपना सबसे बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पूरे राज्य में सरकारी बसों का किराया महिलाओं के लिए शून्य कर दिया गया, यानी फ्री बस यात्रा उनकी कर दी गई है। और खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ लोकल बसों में नहीं, बल्कि चाहे एसी बस हो, नॉन एसी हो, शहर के भीतर चलने वाली बस हो या फिर लंबी दूरी की सरकारी बस, हर जगह महिलाओं का सफर अब बिल्कुल फ्री होगा, मुफ्त होगा। इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बस कंडक्टर को अपनी पहचान और बंगाल का निवासी होने का प्रमाण दिखाना होगा। सरकार ने इसके लिए नियमों को बेहद आसान कर रखा है। कोई भी महिला यात्री सरकार की तरफ से मान्य पहचान पत्र को दिखाकर तुरंत मुफ्त में टिकट हासिल कर सकती है। फ्री बस सेवा के लिए जरूरी दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसके अलावा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का आईडी या फिर सरकारी पीएसयू कंपनियों का सेवा पहचान पत्र, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप इसमें सफर कर सकती हैं। बहुत जल्द वीडियो और एसडीओ ऑफिस के जरिए जारी होगा एक विशेष क्यूआर कोड और स्मार्ट कार्ड। इस फैसले के बाद से पूरे बंगाल में उत्सव जैसा माहौल है। बसों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और वो सरकार के इस कदम की जमकर सराहना कर रही है। बीजेपी नेता शशि अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में कोई त्योहार मनाया जा रहा है, पर्व आ गया है और महिलाओं ने दोनों हाथों से भाजपा को आशीर्वाद दिया है। वहीं पढ़ाई के लिए रोजाना सफर करने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं का भी कहना है कि इस फैसले से उनके पैसों की बचत होगी और जिसके लिए वो सरकार को धन्यवाद देती हैं। बिहार की सियासत में बंगला पॉलिटिक्स पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का वो आशियाना जो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर था, यानी पटना का 10 सर्कुलर रोड, उसे खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सम्राट चौधरी सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 3 दिन पहले ही एक लेटर जारी किया और राबड़ी देवी से इस आवास को हर हाल में खाली करने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके बाद से बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी अड़ गई और यहीं से शुरू हुआ राजनीति के वार पलटवार वाले गेम का नया अध्याय। आज आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की नोटिस पर आरजेडी ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। आरजेडी के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार में सत्ताधारी दल का मानना है कि विपक्ष का काम सरकार की हाँ में हाँ मिलाना। ऐसा न करने पर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार विपक्ष को टारगेट करने और धमकाने का काम कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सिद्दीकी ने सीएम सम्राट चौधरी के आवास को लेकर भी तंज कसा। ऑपोजिशन पार्टी से सत्ताधारी दल मतलब एक तरह से चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए जो 2 आवास नामांकित थे, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे, ये दोनों, उनसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही। लेकिन सम्राट चौधरी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे बनाया, अपने में बिताया है, ये तो वो सफाई देंगे आप लोग।
हालांकि इसके पहले बीजेपी ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि ये 2005 वाला बिहार नहीं है, ये सम्राट की सरकार है। राबड़ी देवी चुपचाप बंगला खाली कर दें। और जिस पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे राबड़ी देवी भड़क गई और उन्होंने दो टूक कह दिया कि फोर्स बुलाकर खाली करवा ले सरकार। राबड़ी ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। ऐसा हो रहा है। अरे हम तो चाहते हैं कि फोर्स बुला के खाली करा दो। ऐसा हो रहा है। अरे हम तो चाहते हैं कि फोर्स बुला के खाली करा दो। अब ये पूरा मामला महिला बनाम दलित का हो गया है। अब 10 सर्कल रोड पर मौजूद इस आलिशान सरकारी बंगले को भारतीय जनता पार्टी कोटे के कैबिनेट मंत्री बने नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। मंत्री नंदकिशोर राम को बहुत जल्द इस नए आवास में शिफ्ट होना है और जिसके चलते इस बंगले को खाली करने के लिए विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है। लेकिन आरजेडी ने सवाल उठाया और पूछा कि सांसद और एनडीए के नेताओं को आवास कैसे मिले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना स्थित 3 टेलर रोड आवास है। तरैया विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास मिला है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को दिल्ली और पटना में आवास मिला है। पूर्व मंत्री राजू सिंह को मैंगल्स रोड में आवास मिला है। करणजीत सिंह मनोरमा देवी हार्डिंग रोड पर किस हैसियत से रह रही हैं। दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस किस हैसियत से बड़े आवास में रह रहे हैं। सांसद संजय झा एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 24 स्टैंड रोड में किस तरीके से रह रहे हैं। ये सवाल आरजेडी ने खड़ी किए। पटना का 10 सर्कल रोड सरकारी बंगले को खाली कराने की सुबगाहट क्या हुई। आरजेडी और बीजेपी के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। अब आरजेडी इसको सियासी प्रतिशोध बता रही है और बीजेपी कह रही है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लालू परिवार को परेशान करने की जानबूझकर ये बंगला पॉलिटिक्स की साजिश की जा रही है। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बार बार मंत्री नंदकिशोर राम हमारे कार्यालय आ रहे हैं और हमसे आवास की डिमांड कर रहे हैं। लेसी सिंह का भी बयान सामने आया और कहा कि ईर्ष्या द्वेष की भावना से कभी भी सरकार कार्रवाई नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी 7 सर्कल रोड प्रोटोकॉल के हिसाब से आवंटित किया गया है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा की वजह से पत्र जारी किया गया था जिसमें वर्तमान में उन्हें आवास आवंटित किया गया। सभी सांसद और मंत्री जिनको आवास आवंटित 2-2 किए गए हैं उसका साक्ष्य दिखाया भी है। कोई भी ईर्ष्या द्वेष से हमारी सरकार, पहले की सरकार 21 वर्षों में माननीय हमारे जो नेता थे, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना से कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं किए हैं। आज भी जो वर्तमान हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में भी कोई द्वेष भावना से नहीं किया जा रहा। सभी जो भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे बंगला खाली का, तो ये विधि सम्मत है, सरकारी नियम प्रावधान के मुताबिक किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी पत्र में साफ साफ कहा गया है कि पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया आवास आवंटित किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि सरकारी बंगला नियम अनुसार ही अलॉट होता है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष जिन लोगों पर आरोप लगा रहा है वो नियम अनुसार ही अलॉट हुआ है और विपक्ष जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। सरकारी आवास का आवंटन किसी राजनीतिक आरोप या दबाव से नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। जिन नेताओं के नाम विपक्ष ले रहा है, उनके दायित्वों और पात्रता के आधार पर सक्षम प्राधिकार निर्णय लेता है। यदि किसी मामले में कोई प्रक्रिया संबंधित प्रश्न है तो उनके लिए स्पष्ट नियम मौजूद है। विपक्ष को भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यात्मक चर्चा करनी चाहिए। बिहार में एनडीए सरकार नियम और कानून के अनुसार काम करती है। तो सरकारी बंगला खाली करवाने को लेकर बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर विपक्ष को दबाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से नियमों का हवाला देकर राबड़ी देवी को बंगला खाली करना चाहिए और कब तक वो सियासत करेंगी इसको लेकर उनकी आलोचना भी कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2005 में बंगला अलॉट किया गया था 10 सर्कुलर रोड, और 10 सर्कुलर रोड लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो गया उनको वहां रहते हुए।
अब उनको नोटिस मिल चुका है खाली करने का। नोटिस मिल चुका है भवन निर्माण की तरफ से, लेकिन खाली करने को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया खाली तो नहीं करेंगे, पुलिस बुलाकर खाली कर ले। अब विपक्ष जो है ये कह रही है कि ये जानबूझकर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर एक तरीके से स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया कि जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, क्या कोई ऐसा 10 सर्कुलर रोड में कोई खजाना छिपा है या कोई रहस्य है, वो बताना चाहिए कि क्यों नहीं मुँह जा रहा है 10 सर्कुलर रोड खाली करने, जब उनको बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको बंगला अलॉट हो चुका है। 39 जो हार्डिंग रोड है वो बंगला अलॉट हो चुका है, तब उनको जाने में क्या दिक्कत है। वहीं लेसी सिंह जो भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे विपक्ष कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बंगला मिला हुआ है वो Z+ श्रेणी सुरक्षा के तौर पर मिला हुआ है। वहीं अगर जो कार्यकारी अध्यक्ष JDU के संजय झा, उनको अगर बंगला मिला हुआ वो दूसरे के नाम पे, वो संजय गांधी हैं MLC, उनके नाम पर मिला हुआ है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रही है कि जो राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का ये नोटिस दिया जा रहा है और बंगला दबाव बनाया जा रहा है, ये दबाव की राजनीति है। वहीं जो सत्ता पक्ष वो कह रही है कि मंत्री जो दलित समाज से आते हैं नंदकिशोर राम, उनको बंगला अलॉट हो चुका है, उनका भी मन होता है उनको बंगला मिलना चाहिए। क्यों ये जानबूझकर राबड़ी देवी की तरफ से और उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बंगला नहीं खाली किया जाएगा, लेकिन सरकार जो है वो दायित्व तो अपनी समझती है और जो हो सकेगा बंगला खाली कराने के लिए वो किया जाएगा। पटना से राजीव कमल, भारत 24। बात सीएम योगी की पार्टी और पर्यावरण के महामंत्र की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक बेहद ही भावुक और संदेशपरक पाती लिखी है। सीएम योगी ने इस पत्र के जरिए सनातन संस्कृति, नदियों, पहाड़ों और वृक्षों की पूजा की परंपरा को याद दिलाते हुए हर नागरिक से प्रकृति संरक्षण की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से लेकर युवाओं तक को इस मुहिम से जुड़ने का मंत्र दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखते हुए लिखा, 5 जून को आने वाला विश्व पर्यावरण दिवस महज एक वार्षिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति हमारी साझी कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। उन्होंने वेदों का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति की पूजा को साक्षात ईश्वर की उपासना माना गया है। अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री ने सनातन परंपरा के 3 ऋणों, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देव ऋण का सीधा संबंध प्रकृति से, जल, वायु, भूमि, समस्त सृष्टि का संरक्षण करके ही हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए वट सावित्री व्रत और छठ पूजा और महाकुंभ जैसे महापर्वों का भी उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि ये पर्व प्रकृति से हमारी संस्कृति के प्रगाढ़ संबंधों के अमूर्त प्रतीक हैं। सीएम योगी ने आगे लिखा कि जल है तो हम सब हैं। जल संरक्षण और नदियों का पुनर्जीवन सबसे अहम है। यूपी में 12 रामसर स्थल हैं, जिसमें शेखा झील पक्षी अभयारण्य को मिलाकर 12 संख्या हो गई है। एक जनपद एक नदी, समाज और शासन के प्रयास से नदियां हो रही हैं पुनर्जीवित। युवा और बच्चे हरित और समृद्ध उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं और बच्चों से भी विशेष संवाद किया। उन्होंने युवाओं से जल संरक्षण, स्वच्छता और वृक्षारोपण पर सशक्त आधार बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों को दुलारते हुए सीएम ने एक खास संदेश दिया कि हर बच्चा अपने जन्मदिन के मौके पर या फिर किसी विशेष अवसर पर एक पौधा जरूर लगाए, एक माता पिता की तरह उनकी देखभाल करे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बात ही सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने का एक सरकारी और सामाजिक संकल्प पत्र है। एक जनपद एक नदी योजना और रामसर स्थलों को उनकी बढ़ती संख्या ये बताती है कि यूपी सरकार पर्यावरण को लेकर कितनी गंभीर है और इस मुहिम में जनता की सीधी भागीदारी की भी मांग की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत का ग्रीन मॉडल, जी हां, 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया धरती को बचाने का संकल्प लेती है। लेकिन आज बात सिर्फ औपचारिकता की नहीं है। आज भारत पर्यावरण के संरक्षण के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। वैश्विक मंच पर जब भी पर्यावरण की बात होती है तो आज दुनिया भारत की तरफ देखती है। मिशन लाइफ से लेकर सौर ऊर्जा के महाअभियान तक भारत ने साबित कर दिया कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं।
और भारत के इसी विजन को जमीन पर उतार रहा है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में याद दिलाया कि प्रकृति का संरक्षण हमारी रगों में है। भारत का संदेश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का है और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक गवर्नेंस से जोड़ दिया। जब समाज और शासन मिलकर नदियों और जंगलों को बचाने के लिए खड़े होते हैं तो यूपी जैसे बड़े राज्य में बदलाव की एक नई इबारत लिखी जाती है। साफ है कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ पेड़ लगाने की एक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और भविष्य के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास है। सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत का असली आधार है।